मूवी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो MI6 एजेंसी के लिए काम करता है। इस वक्त जेम्स इस्तांबुल के अंदर एक मिशन पर था। फिर जब वो अपने साथी एजेंट रोनसन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो मरने वाला है। फिर जेम्स उसका खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी MI6 एजेंसी की हेड एम उसको कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी पैट्रिक को पकड़ो, क्योंकि वो अपने साथ हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाली हार्ड ड्राइव ले गया है। असल में पैट्रिक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसके ऊपर MI6 एजेंसी की पहले से ही नजर थी, लेकिन वो लोग उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिर जेम्स जल्दी से होटल से बाहर आता है जहां ईव नाम की एक एजेंट उसको अपनी कार में बिठा लेती है और फिर ये दोनों पैट्रिक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ईव पैट्रिक की कार को एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन पैट्रिक अभी भी जिंदा था। फिर वो अपनी गन निकालकर जेम्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है और इसके बाद वो एक पुलिस वाले की बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। फिर जेम्स भी जल्दी से बाइक पर बैठकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ MI6 की टीम हर एक तरीके से जेम्स को गाइड कर रही थी ताकि वो पैट्रिक को पकड़ पाए। अगले सीन में हम ईव को देखते हैं। वो पैट्रिक को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चलाती है, लेकिन वो होशियारी दिखाते हुए सीधा एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। फिर जेम्स भी बिना वक्त गवाए अपनी बाइक को ट्रेन पर कूदा देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तभी जेम्स की नजर एक JCB मशीन पर पड़ती है। फिर वो उसमें बैठकर पैट्रिक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पैट्रिक भी खुद को बचाने के लिए ट्रेन की बोगी पर फायरिंग करना शुरू कर देता है ताकि जेम्स उससे दूर हो जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि जेम्स JCB का सहारा लेकर उसकी बोगी तक पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ईव भी एक जगह पर पहुंचकर पैट्रिक के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई के बीच पैट्रिक को शूट करना कोई आसान काम नहीं था। फिर ईव एम से कहती है कि अगर मैंने गोली चलाई तो हो सकता है कि वो गोली जेम्स को लग जाए, लेकिन एम फिर भी उसको शूट करने का ऑर्डर देती है क्योंकि वो किसी भी हालत में पैट्रिक को पकड़ना चाहती थी। अब ईव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो तुरंत गन का ट्रिगर दबा देती है और उसकी गोली सीधा जेम्स को जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो पुल से नीचे मौजूद नदी में जाकर गिरता है। जेम्स की मौत से एम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो MI6 एजेंसी का सबसे अच्छा एजेंट था। अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है और हम लंदन में एम को MI6 के हेडक्वार्टर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो जेम्स का डेथ अनाउंसमेंट नोट लिख रही थी। फिर नेक्स्ट डे एम मेलोरी नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाती है जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन था। मेलोरी उसको कहता है कि 3 महीने पहले इस्तांबुल में जो आपने मिशन किया था उसमें हमारे हाथ से वो पेन ड्राइव चली गई जिसके अंदर हमारे अंडरकवर नेटो एजेंट्स की जानकारी थी और वो सभी के सभी दुनिया भर में अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जान को खतरा है। आपकी टीम ने उस मिशन में लापरवाही दिखाई जिसकी वजह से अब हम लोगों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर मेलोरी एम को समझाता है कि मेरे हिसाब से आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। ये बात सुनने के बाद एम कहती है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी क्योंकि इस वक्त MI6 को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं अपनी टीम को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर इतना कहकर वो मेलोरी के ऑफिस से चली जाती है। अगले सीन में हम उसको अपने असिस्टेंट बिल के साथ कार में देखते हैं। रास्ते में जाते वक्त बिल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई उनकी चोरी की हुई पेन ड्राइव को असेस करने की कोशिश कर रहा है और ये बात पता चलते ही एम उसको कहती है कि जल्दी से उसकी लोकेशन पता लगाओ जहां से उस पेन ड्राइव को एक्सेस किया जा रहा है। फिर अपना सिस्टम चेक करने पर बिल को पता चलता है कि कोई आदमी एम के ऑफिस में लगे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में कामयाब हो गया है। अब एम जल्दी से MI6 एजेंसी की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले चेकिंग की वजह से उनकी कार को रोक लेते हैं। फिर जब एम कार से उतरकर पुलिस वाले से बात करने के लिए आती है तो अचानक से MI6 एजेंसी के ऑफिस में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो कि MI6 से पीछा छुड़वाने के लिए अपनी नकली मौत का नाटक कर रहा था ताकि वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। फिर एक दिन जब जेम्स क्लब में मजे से ड्रिंक कर रहा था तो उसकी नजर टीवी न्यूज पर पड़ती है जिसमें रिपोर्टर बता रही थी कि MI6 के ऑफिस पर टेररिस्ट अटैक हुआ है और ये सब देखने के बाद जेम्स के अंदर का एजेंट एक बार फिर से जाग जाता है, इसलिए वो तुरंत एम के पास पहुंच जाता है। एम भी उसको देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि जेम्स मर चुका है। फिर एम उसे सारे मामले के बारे में बताती है और कहती है कि इस वक्त MI6 को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनने के बाद जेम्स जवाब देता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से एजेंसी ज्वाइन करने के लिए तैयार
तैयार हूँ। फिर एम उसको बताती है कि अगर तुम फील्ड एजेंट की तरह काम करना चाहते हो तो तुमको एक बार फिर से सभी टेस्ट पास करने होंगे, तभी तुम अपनी पुरानी टीम को ज्वाइन कर पाओगे। अगले सीन में हम बिल को देखते हैं जो जेम्स को अपने साथ लेकर MI6 के नए अंडरग्राउंड ऑफिस में आ जाता है। फिर यहाँ पर जेम्स के सभी टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट के दौरान बिल उसको बताता है कि हमारे दुश्मन के पास हार्ड ड्राइव और एम के कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक्सेस है। मेरे हिसाब से वो लोग कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी ही उनको रोकना होगा। फिर जेम्स एक एक करके सभी टेस्ट देने लगता है, लेकिन अब उसमें पुरानी जैसी बात नहीं रही। अब वो फिजिकल टेस्ट के साथ साथ साइकोलॉजी टेस्ट को भी ठीक से पास नहीं कर पाता। फिर सारे टेस्ट पूरे होने के बाद जेम्स अपने आप को शीशे में देखता है और फिर एक चाकू से उस जगह पर कट लगाता है जहां पर लड़ाई के दौरान उसको पैट्रिक की एक गोली लगी थी। कट लगाने के बाद जेम्स को उसमें से कुछ मेटल पीस मिलते हैं जिनको वो एक एजेंट के हाथों में सौंप देता है ताकि उसको मेटल पीस से जुड़ी सारी जानकारी मिल सके। फिर टेस्ट देने के बाद वो अपनी पुरानी पार्टनर ईव से मिलने के लिए जाता है। फिर ईव बताती है कि मिशन के बाद सबको यही लग रहा था कि मैंने तुम्हें जानबूझकर शूट किया होगा, इसलिए मुझे फील्ड एजेंट से हटाकर टेबल ऑफिस की जॉब दे दी गई जहां पर मैं मेलोरी के लिए काम करती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद जेम्स सीधा एम के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर एम उसको बताती है कि तुम अपने सभी टेस्ट में पास हो गए हो, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार थी। मैं तुम्हें फील्ड एजेंट की जॉब वापस दे रही हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हें अपना काम पहले की तरह करना होगा। इस वक्त मेलोरी भी ऑफिस में ही मौजूद था। वो जेम्स को कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बार अपना मिशन ठीक तरीके से कर लेना, और इतना कहकर वो ऑफिस से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद बिल के पास जेम्स की बॉडी से निकले मेटल पीस की रिपोर्ट आ जाती है जिनसे पता चलता है कि उन सभी के अंदर यूरेनियम मौजूद है और इस तरह की चीज का इस्तेमाल सिर्फ कुछ गिने चुने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स करते हैं। फिर बिल जल्दी से अपनी लिस्ट खोलकर जेम्स के सामने 3 लोगों की फोटो दिखाता है जिनको देखकर जेम्स पैट्रिक को तुरंत पहचान लेता है। फिर बिल उसको बताता है कि पैट्रिक एक बहुत ही खतरनाक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे CIA से पता चला है कि वो अगले 2 दिन में शंघाई शहर में जाने वाला है। फिर ये सब सुनने के बाद एम जेम्स को शंघाई जाने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इस बार पैट्रिक को छोड़ना मत। अगले सीन में हम जेम्स को एक आर्ट गैलरी के अंदर देखते हैं जहां पर उसकी मुलाकात क्यू नाम के एक लड़के से होती है। असल में वो एक टेक एक्सपर्ट है जिसने MI6 की टीम को अभी नया ज्वाइन किया है। फिर क्यू जेम्स को कुछ जरूरी सामान देने के बाद एक स्पेशल गन भी देता है जो सिर्फ जेम्स के ही फिंगरप्रिंट से चल पाएगी। अगले सीन में हम जेम्स को शंघाई एयरपोर्ट पर देखते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो पैट्रिक का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसको पैट्रिक दिखाई देता है और वो चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद पैट्रिक की टैक्सी एक बिल्डिंग के पास आकर रुक जाती है। फिर टैक्सी से बाहर निकलकर वो तुरंत बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है। तभी जेम्स भी बिना उसकी नजरों में आए लिफ्ट के नीचे वाले हिस्से पर लटक जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही एक साथ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फिर पैट्रिक अपनी स्नाइपर को लोड करके जल्दी से बिल्डिंग के शीशे में एक छेद करता है और फिर अपने सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद एक चाइनीज बिजनेसमैन को शूट करके मार डालता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो कि बिना वक्त गवाए पैट्रिक पर टूट पड़ता है। उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में पैर फिसलने की वजह से पैट्रिक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और ये सब देखने के बाद जेम्स बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पैट्रिक से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ सामने वाली बिल्डिंग में वो औरत जेम्स को देख लेती है जिसके साथ चाइनीज बिजनेसमैन अपनी मीटिंग करने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक का सामान चेक करने पर जेम्स को एक कैसीनो चिप मिलती है जिसके जरिए वो सीधा मकाओ के एक बहुत बड़े कैसीनो में पहुंच जाता है। अगले सीन में हम एम को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। फिर जैसे ही एम उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करती है उसके सामने एक YouTube वीडियो प्ले होने लगती है। इस वीडियो में हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद अंडरकवर एजेंट्स की लिस्ट से 5 एजेंट के नाम और उनकी फोटो थी। तभी वीडियो देखने के बाद हमें पता चलता है कि हर हफ्ते इसी तरह नए 5 एजेंट्स की आइडेंटिटी रिवील की जाएगी और फिर उनको मार दिया जाएगा। वीडियो के एंड में एक छोटा सा मैसेज भी लिखा था जिसको पढ़कर एम समझ जाती है कि ये सब जरूर उसका कोई पुराना दुश्मन कर रहा है। अगले सीन में हम जेम्स को फिर से कैसीनो में देखते हैं और वो पैट्रिक से मिली कैसीनो चिप को काउंटर कर देता है, जिसके बाद 2 बॉडीगार्ड्स उसको एक ब्रीफकेस ला कर देते हैं। उस ब्रीफकेस के अंदर पूरे $4 मिलियन थे और इन दोनों बॉडीगार्ड्स को यही लग रहा था कि जेम्स ही वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसको चाइनीज बिजनेसमैन को मारने का ऑर्डर मिला था। तभी जेम्स की मुलाकात
मुलाकात उसी बिल्डिंग वाली औरत से होती है जिसके साथ वो चाइनीज बिजनेसमैन मीटिंग करने के लिए आया था। इस औरत का नाम सेर्विया था। सेर्विया से बात करने पर जेम्स को समझ में आ जाता है कि उसके बॉडीगार्ड्स उसकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए है ताकि वो कोई भी होशियारी ना करे। फिर जेम्स सेर्विया को भरोसा दिलाता है कि अगर तुम असली मुजरिम को पकड़ने में मेरी हेल्प करोगी तो बदले में मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। अब ये सब सुनने के बाद सेर्विया जेम्स से कहती है कि इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुम यहाँ से जिंदा बच जाओ तो सीधा मुझसे मेरी बोट पर आकर मिलना, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। फिर जैसे ही सेर्विया कैसीनो से बाहर जाती है, सारे बॉडीगार्ड्स जेम्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बड़ी स्टाइल से हर एक आदमी को धूल चटा देता है। इसके बाद वो सीधा सेर्विया के पास पहुंच जाता है और फिर ये दोनों एक साथ मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले सीन में हम एम को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रही थी। टीवी में दिखाया जाता है कि MI6 के उन 5 एजेंट्स को मार दिया गया है जिनकी फोटोज लीक की गई थी और उन सबके मरते वक्त की वीडियो को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया है। फिर मेलोरी एम से कहता है कि इस हादसे के बाद पीएम ने मीटिंग बिठाई है क्योंकि हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपने एजेंट्स को सुरक्षा दें, इसलिए अब हमें कोई सख्त कदम उठाना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद एम मेलोरी को बताती है कि मुझे समझ में आ गया है कि जो भी इंसान हमारे एजेंट्स को टारगेट कर रहा है वो जरूर MI6 का ही कोई पुराना एजेंट है। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सेर्विया और बॉडीगार्ड्स के साथ एक आइलैंड पर पाता है। असल में ये सब जेम्स का ही प्लान था ताकि वो असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। आइलैंड पर पहुंचकर बॉडीगार्ड सेर्विया और जेम्स को बंदी बनाकर अपने बॉस के पास ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सेर्विया जेम्स को बताती है कि मेरे बॉस ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को झूठ बोलकर रातों रात ये जगह खाली करवा दी। अब सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, इसलिए अब वो इस जगह को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद बॉडीगार्ड सेर्विया और जेम्स को अलग अलग कमरे में ले जाते हैं। अगले सीन में हम सिल्वा नाम के एक आदमी को जेम्स के रूम के अंदर देखते हैं। ये वही इंसान है जिसने MI6 के खिलाफ जंग शुरू की है। फिर सिल्वा जेम्स को बताता है कि कभी मैं भी MI6 का टॉप एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान एम ने मुझे धोखा दे दिया। वो चाहती तो मुझे बचा सकती थी, लेकिन उसने मुझे दुश्मनों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया। एम को मेरे काम करने का तरीका बहुत ही खतरनाक लगता था क्योंकि मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फिर सिल्वा जेम्स को बताता है कि तुम अपने टेस्ट में पास नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी एम ने तुमसे झूठ बोला ताकि वो तुम्हें एजेंसी में वापस लाकर अपना काम करवा सके। वो हमेशा से ही दूसरों को धोखा देती है। और इतना कहने के बाद सिल्वा जेम्स को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है, जहां हम सेर्विया को भी एक पत्थर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। फिर सिल्वा उसके सर पर एक गिलास रखता है और फिर जेम्स से कहता है कि तुम इसको शूट करो, लेकिन वो जानबूझकर अपना निशाना मिस कर देता है। जिसके बाद सिल्वा बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन से सेर्विया को शूट करके मार डालता है। ये देखने के बाद जेम्स पूरी तरह से पागल हो जाता है और फिर वो एक एक करके सिल्वा के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। फिर जेम्स अपने पास से क्यू का दिया हुआ रेडियो लोकेटर निकालता है जिसको उसने आइलैंड पर आने से पहले एक्टिव कर दिया था। इस लोकेटर की हेल्प से MI6 की टीम आइलैंड पर आकर सिल्वा को पकड़ लेती है। अगले सीन में हम उसको MI6 के अंडरग्राउंड बेस में बने एक चैम्बर के अंदर देखते हैं। पूछताछ के दौरान सिल्वा एम को कहता है कि मैं MI6 एजेंसी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा भरोसा MI6 से उठ गया। तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे सालों तक टॉर्चर झेलना पड़ा और आखिर में मैंने खुद को उस टॉर्चर से बचाने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड की गोली खा ली, जिसके कारण मेरा चेहरा पूरी तरह से बेकार हो गया। और इतना कहने के बाद सिल्वा अपना असली चेहरा दिखाता है जो कि सच में बहुत ही भयानक था। फिर वहां से जाते वक्त एम सिल्वा से बस यही कहती है कि तुम MI6 के टॉप एजेंट थे, लेकिन तुम्हारे काम करने के तरीके ने तुम्हें एक बेकार इंसान बना दिया। और इतना कहकर एम वहां से चली जाती है क्योंकि उसकी पीएम के साथ इंक्वायरी मीटिंग थी। अगले सीन में हम जेम्स और क्यू को उनके ऑफिस में देखते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर सिल्वा के लैपटॉप से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्यू जेम्स को बताता है कि सिल्वा के लैपटॉप में बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल है। इस तरह का सिस्टम दुनिया में बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने इसके सिक्योरिटी कोड को खोलने की गलती की तो लैपटॉप में मौजूद सारी फाइल्स अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी। दरअसल इसका सिस्टम बार बार अपना कोड चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इसको
खोल पाना एकदम नामुमकिन है। तभी बातचीत के दौरान जेम्स की नजर कुछ अल्फाबेट्स पर पड़ती है, जिनको देखकर उसको एक मेट्रो स्टेशन का नाम याद आता है जो बहुत सालों से बंद पड़ा था। फिर जेम्स क्यू से सिक्योरिटी कोड में उस मेट्रो स्टेशन का नाम डालने के लिए कहता है और ऐसा करने पर लैपटॉप के अंदर का सिक्योरिटी कोड अचानक से लंदन की अंडरग्राउंड रेलवे लाइन में बदल जाता है। अब जेम्स को लग रहा था कि उसने ये पहेली सुलझा दी, लेकिन वो बस उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसके ऐसा करने पर अचानक से MI6 का पूरा सिस्टम दोबारा से हैक हो जाता है और वहां पर लगे सारे वेंट एक एक करके खुल जाते हैं। ये सब देखने के बाद जेम्स जल्दी से सिल्वा के कमरे की तरफ भागता है और वहां पर पहुंचकर उसको पता चलता है कि सिल्वा अपने चैम्बर से निकलकर अंडरग्राउंड वेंट के जरिए बाहर भाग गया है। फिर जेम्स भी बिना वक्त गवाए सिल्वा का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्यू उसको हर एक कदम पर गाइड कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी सिल्वा को पकड़ ले। बातचीत के दौरान क्यू जेम्स को बताता है कि सिल्वा ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। उसने हमारे पुराने ऑफिस में ब्लास्ट इसलिए करवाया ताकि हम यहाँ पर शिफ्ट होकर अपना नया ऑफिस बनाए। इसके बाद उसने अपने लैपटॉप में एक वायरस डाला जिसके जरिए हमारा पूरा सिस्टम हैक हो गया। ऐसा करके उसने MI6 का सारा डेटा चुरा लिया और फिर वो अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए आसानी से भाग निकला। अब क्यू के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके जेम्स एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसको पता चलता है कि सिल्वा एक पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनकर वहां से भाग रहा है। अब ये जानने के बाद जेम्स जल्दी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसको समझ में आता है कि सिल्वा एम को मारने के लिए पार्लियामेंट जाने की कोशिश कर रहा है। फिर जेम्स जल्दी से इस बारे में बिल को इन्फॉर्म कर देता है, जो कि इस वक्त एम के साथ पार्लियामेंट मीटिंग में ही बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से सिल्वा को देखते हैं। अब इससे पहले कि जेम्स उसको पकड़ पाता, वो एक स्टेशन पर उतर जाता है जहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। उनकी भीड़ में सिल्वा आसानी से जेम्स को चकमा देकर पार्लियामेंट की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल भी एम को सारा मसला समझा देता है, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट से जाने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि अगर सिल्वा के डर की वजह से वो लोग वहां से भाग गए तो गवर्नमेंट के सामने MI6 की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए एम वहीं पर रुकने का फैसला करती है। फिर कुछ देर बाद सिल्वा अपने साथियों को लेकर पार्लियामेंट पहुंच जाता है और फिर एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सीधा मीटिंग रूम में आकर एम पर गोली चला देता है, लेकिन तभी मैलोरी ठीक वक्त पर एम को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से सिल्वा की गोली सीधा उसके कंधे पर जाकर लगती है। अब ईव भी इस वक्त कमरे में ही मौजूद थी। फिर वो एम को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ देर बाद जेम्स वहां पर आ जाता है और फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर पर गोली चलाकर कमरे में धुआं धुआं कर देता है। अब ये सब देखने के बाद सिल्वा तुरंत वहां से एक कार में बैठकर भाग जाता है। अगले सीन में हम जेम्स और एम को भी एक कार में बैठा हुआ देखते हैं। जेम्स कहता है कि मैम आप चिंता मत कीजिए, इस बार सिल्वा हमसे बचकर नहीं भाग पाएगा। और इतना कहने के बाद वो क्यू को कॉल करके समझाता है कि तुम अपने हिसाब से कुछ ऐसे सुराग छोड़ो जिनके जरिए सिल्वा हमारे ठिकाने तक पहुंच जाए। फिर कुछ देर बाद जेम्स एम को साथ लेकर एक गैराज में पहुंच जाता है और वहां से अपनी कार बदलकर दोबारा अपना सफर शुरू कर देता है। अगले सीन में हम उसको स्काईफॉल नाम की एक जगह पर देखते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर मौजूद है। असल में स्काईफॉल जेम्स की पुश्तैनी जमीन है, जहां पर वो बचपन में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। घर के अंदर जाकर जेम्स की मुलाकात किंग नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है, जो वहां की देखभाल करता है। अब जेम्स उसको सारा मामला समझा देता है और कहता है कि हमारे दुश्मन कभी भी आते होंगे, इसलिए हमें उनका अच्छे से स्वागत करना होगा। फिर किंग जवाब देता है कि तुम्हारी मौत के बाद हमारे गन्स का सारा कलेक्शन ट्रस्टी के लोग ले गए, इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पिता की एक राइफल ही मौजूद है। अब ये सब पता चलने के बाद जेम्स और एम एक साथ मिलकर घर में मौजूद सामान से कुछ ट्रैप्स बनाकर हर जगह पर लगा देते हैं। तभी कुछ ही देर बाद सिल्वा के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आकर जेम्स के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये तीनों भी अपने दुश्मनों पर जवाबी हमला करते हैं। इस लड़ाई के दौरान एक गोली एम को लग जाती है, जिसके बाद जेम्स अपने घर में बने सीक्रेट रास्ते के जरिए किंग और एम को सुरक्षित बाहर निकाल देता है और फिर बचे हुए दुश्मनों का अकेले ही सामना करता है। तभी थोड़ी देर बाद सिल्वा भी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करके पूरे घर की धज्जियां उड़ा देता है, जिसके बाद वो घर के अंदर बहुत सारे ग्रेनेड फेंक देता है। ये सब देखने के बाद जेम्स समझ जाता है कि अब उसका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो एक ग्रेनेड को 2 सिलेंडर के साथ कनेक्ट करके सीक्रेट रास्ते के जरिए बाहर भाग जाता है। तभी अचानक से घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें सिल्वा के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम एम और किंग को देखते हैं। जब वो लोग वहां से भाग रहे थे तो सिल्वा की नजर उनकी टॉर्च
लाइट पर पड़ जाती है और फिर वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं जेम्स भी एक दूसरे रास्ते के जरिए सिल्वा के पास पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी उसके 2 आदमी बचे हुए थे जो जेम्स पर हमला कर देते हैं। अब कुछ देर तक इन सब लोगों के बीच में लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में जेम्स उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ एम और किंग भागते भागते एक पुराने चर्च में जाकर छुप जाते हैं। तभी सिल्वा भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एम के हाथ में गन थमाकर कहता है कि बस तुम ही हम दोनों को इस दर्द से आजाद कर सकती हो। और इतना कहने के बाद वो एम को खुद पर गोली चलाने के लिए फोर्स करता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जेम्स वहां पर आ जाता है और फिर वो सिल्वा के ऊपर एक चाकू से हमला करके उसको मार डालता है। फिर उसकी मौत के बाद एम भी धीरे धीरे करके अपनी आखिरी सांस लेने लगती है, क्योंकि जो गोली उसे लगी थी उसका घाव बहुत ही गहरा था। फिर अपने आखिरी वक्त में वो जेम्स से कहती है कि मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की, और इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देती है। ये सब देखकर जेम्स जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए एम बहुत ही मायने रखती थी। लास्ट सीन में हम जेम्स को मैलोरी के ऑफिस में खड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एम के मरने के बाद MI6 का नया हेड मैलोरी है। फिर वो जेम्स को एक फाइल देते हुए कहता है कि अपने नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।